क्या आपको यूथ कम्पशन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कम्पशन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट ycitybooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर। हेलो हाय, दिस इज सिमरन गुप्ता, यूथ कंपटीशन टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो है कि हम अपना प्रैक्टिस सेट जो है 13 लेकर चले हैं। चलिए आइए आज हम प्रैक्टिस सेट 13 पर बात करते हैं कि ड्यूडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार डैश द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन देखें इसका हम क्या, विटामिन ए के द्वारा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। आप इसका आंसर क्या दे लेंगे? इसका आंसर आप दे लेंगे क्या, विटामिन डी के द्वारा ड्यूडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसारण होता है। ओके, तो चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चले कि वह लिपिड जिसमें जल भीरु अध्रुवीय और जल प्रेमी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं डैश क्या है? तो बहु अनुभूतिक, समानुभूतिक, उभयानुभूतिक या विषमानुभूतिक। तो आप इसका आंसर आप क्या दे लेंगे? इसका आंसर आप दे लेंगे जी क्या, कि जो है कि वो क्या होगा, वो होगा विषमानुभूतिक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या चले, क्वेश्चन नंबर 3 पे चले कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, या बहुत कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या फिर उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या फिर ट्राइग्लिसराइड्स। तो अगर हम इसको देखें तो ये कम डेंसिटी यानी LDL की बात कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये VLDL की बात कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, HDL की बात कर रहा है। ओके, तो जो निम्न में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल का अंश है, उत्तम की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चले कि निम्नलिखित में से कौन एक जीवित टीके का उदाहरण है? जीवित टीके का उदाहरण कौन सा है? आप क्या आंसर देखिए, इसका ऑप्शन देखें तो क्या, इन्फ्लुएंजा या रेबीज, खसरा या फिर हेपेटाइटिस बी। जीवित टीके की बात कर रहा है। ठीक, तो आप जीवित टीके की बात में क्या देंगे इसको, कि खसरा। ओके, और खसरे के टीके जो होते हैं ये बच्चे को कब लगाया जाता है? खसरे का टीका बच्चे को 9 माह पे लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? तो 9 माह पे। ओके, और ये जो खसरा होता है ना, जो खसरा होता है ये क्या है, जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है? तो आप क्या बताएंगे, ये विषाणु जनित रोग है। ओके, ये बच्चों में विषाणु के द्वारा फैलता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चले कि गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है कितना? 900 ग्राम, 700 ग्राम, या फिर 1200 ग्राम, या फिर 1500 ग्राम। तो देखिए, जो गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन की बात करें तो 700 ग्राम है। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चले कि अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन डैश हो सकता है। क्या हो सकता है? देखिए ऑप्शन अगर देखें तो क्या, पोटेशियम और जल पुनः प्राप्ति हो सकती है, या फिर लवण और जल पुनः प्राप्ति हो सकती है, या फिर लौह और जल पुनः प्राप्ति। ओके, और आयोडीन और जल पुनः प्राप्ति। तो इसका आंसर आप क्या देंगे कि लवण और जल की पुनः प्राप्ति। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चले कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 365, या 366, या फिर 367। ओके, क्या आप आंसर इसका देंगे? आप इसका आंसर देंगे अनुच्छेद 366, जो है कि ये क्या करता है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को प्रभावित करता है, प्रभाषित करता है। आप आंसर क्या दे लेंगे? अनुच्छेद 366। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चले कि कुल प्रजनन दर को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों का समूह आवश्यक है? तो क्या ऑप्शन देखें कि जन्म, या फिर माता की आयु के अनुसार जन्म, या फिर
आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या या फिर आयु समूह के अनुसार विवाहित महिला जनसंख्या। क्वेश्चन 8 का आंसर आप क्या बताएंगे? क्वेश्चन 8 का आंसर आप क्या बताएंगे? तो आप जो है कि बताएंगे कि जो कुल प्रजनन दर को जो प्रभाषित करने के लिए जो आंकड़े होते हैं ना, वो क्या है कि माता की आयु के अनुसार जन्म होना चाहिए और फिर क्या है, आयु समूह के अनुसार ही महिला का संख्या। ओके, तो आप आंसर क्या दे लेंगे? सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले अब 9 पे। 9 पे क्या है कि हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? डॉक्टर के श्रीनिवास की या डॉक्टर कर्ण सिंह या डॉक्टर सी चंद्रशेखरन या फिर डॉक्टर MS स्वामीनाथन? तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? इसका आंसर आप बताएंगे क्या? डॉक्टर कर्ण सिंह। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चले कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल लिया गया है किससे? चीन से, जापान से, रूस से या फिर USA से? तो हमारे भारत में जो ये पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल जो तैयार किया गया था वो किससे तैयार किया गया था? तो तैयार किया गया था किससे? तो रूस से तैयार किया गया था। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चले कि किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं को के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया था? बैरियर एल्विन, शरत चंद्र राय या मजुमदार या AR देसाई? तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे? इसका आंसर आप देंगे क्या? बैरियर एल्विन जी ने। ओके, इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया था। ओके, चलिए साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित है? 410, 415, 420 या फिर 429? तो जो साइमन कमीशन महोदय, जो साइमन कमीशन के द्वारा जो तैयार की गई सूची जो थी ना, इसमें दलितों की जातियों के नाम जो सम्मिलित थे वो कितने थे? वो थे 429। ओके, कितने थे? 429 थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 पे चले कि निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? लिंग जेंडर और विकास जेंडर AD या फिर उत्तर आधुनिकतावाद और विकास PAD या महिलाएं और विकास या WAD या फिर विकास में महिलाएं और ब्रैकेट में क्या? WID? तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे कि विकास में महिलाएं और WID? ओके, चलिए 14 पे चलें कि ब्रूक्स के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन एक भ्रष्टाचार मात्र एक विशिष्ट अवस्था है भ्रष्टाचार का? ठीक, घूस है, चोरी है, हिंसा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भ्रष्टाचार की बात करें ना, तो क्या होता है? घूस। ओके, ये एक जो है कि घूस जो है ना भ्रष्टाचार को इंगित करता है। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A यानी घूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चले कि निर्धनता अध्ययनों की समाज शास्त्रियों द्वारा प्राय आलोचना की जाती है क्योंकि वे क्या? ऑप्शन देखें, निर्धनता को सीमित नजरिए से देखते हैं, इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं, या परिवार में असमान हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं, या फिर उपयुक्त सभी? आप इसका आंसर क्या दे लेंगे? आप इसका आंसर क्या दे लेंगे कि जो निर्धनता को सीमित नजरिए से देखते हैं ये लोग क्या, और इसी में ये क्या करते हैं? इसी गरीबी रेखा के रूप में भी परिभाषित करते हैं और परिवार में असमान हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थात हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? D सही हो जाएगा। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 16 पे चले कि सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति। सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति। ओके, या सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज गति या फिर उपयुक्त सभी? आप इसका आंसर क्या दे लेंगे? आप इसका आंसर क्या दे लेंगे कि ये जो उपयुक्त सभी हो जाएंगे
इसका आंसर। ओके, चलिए 70 पे चले कि सामाजिक नियंत्रण की जन रीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। क्या पर्दा प्रथा, दहेज निरोध कानून, अंतरजातीय विवाह या फिर अलौकिक शक्ति, क्या अलौकिक शक्ति में विश्वास। तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे कि जो सामाजिक नियंत्रण की जन रीतियां है ना, इसमें क्या है कि जो है कि इसमें क्या हो जाएगा, पर्दा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्दा, और फिर क्या हो जाएगा, अंतरजातीय विवाह और अलौकिक शक्ति में विश्वास। ये सामाजिक नियंत्रण की जन रीतियों और प्रथाओं से संबंधित है। जैसे कि अलौकिक शक्तियों में लोगों का विश्वास होने के कारण भी क्या होता है, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण में जो है कि ये सहायता होता है। उसी प्रकार अंतरजातियों में विवाह, ठीक, और उसी प्रकार बात करें तो क्या, पर्दा प्रथा। ओके, चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 पे चले कि यह कोशिकाओं के बीच के संबंध का तंत्र है, समूह, संघ, जीव या समष्टि। तो जो जीव होता है ना, इसका आंसर आप क्या देंगे, इसका आंसर आप देंगे कि जो जीव होता है ना, ये कोशिकाओं के बीच का क्या होता है, ये कोशिकाओं के बीच का संबंध होता है। ओके, चलिए 19 पे चले हम कि टीबी बाटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है। ये 3 सोपान कौन कौन से हैं, विश्वकोशीय, ओके, प्राकृतिक वैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी, या फिर विश्वकोशीय उद्विकासीय प्रत्यक्ष विज्ञान, या फिर उद्विकासीय प्रत्यक्षवादी ऐतिहासिक, या फिर उद्विकासीय ऐतिहासिक आदर्शात्मक। तो इसका आंसर आप क्या देंगे क्या कि विश्वकोशीय उद्विकासीय प्रत्यक्ष विज्ञान। ओके, क्या दे लेंगे आप 19 का आंसर, 19 का आंसर आप क्या दे लेंगे कि विश्वकोशीय उद्विकासीय प्रत्यक्ष विज्ञान। ओके, चलिए हम 20 पे बात करें कि किसके कारण WF आर्गवन ने 150 सामाजिक परिवर्तनों की संकल्पना जो है कि परिवर्तनों की संकलित किया था। तो टेलीविजन या फिर रेडियो, फिर टेलीविजन या तथा रेडियो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो WF आर्गवन ने जो 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था ना, वो किया था किसके कारण, तो किया था रेडियो के कारण। ओके, किसके कारण किया था, तो रेडियो के कारण। चलिए 21 पे चले कि डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का डैश है, खाने से संबंधित विकार है, या फिर सोने से नींद से संबंधित विकार, या गुणसूत्र असामान्यता, या व्यवहारात्मक समस्या। तो देखिए जो डाउन सिंड्रोम है ना, ये क्या है, एक प्रकार का गुणसूत्र असामान्यता है। क्या है ये, एक प्रकार का गुणसूत्र असामान्यता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ना, गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, ये 21 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं ना, 2 के बजाय इसमें क्या हो जाता है, जो 21 गुणसूत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 2 के बजाय क्या हो जाते हैं, जो कि 3 हो जाते हैं। ओके, जब 3 गुणसूत्र हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, गुणसूत्र असामान्यता, जिसे क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। ये कब, ये बहुत ज्यादा मतलब नहीं देखने को मिलता है। ये 700 बच्चों के मतलब 700 बच्चों में एक बच्चों में जो है कि ये लक्षण, ये चीज देखने को मिलता है। ओके, चलिए 22 पे बात करें कि संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे, अलग कमरे में, बच्चों के कमरे में, या फिर आप मैदान में या बरामदे में। तो देखिए जो व्यक्ति संक्रमित है बीमारी से या किसी रोग से, तो उसे क्या करेंगे, हम उसे एक अलग कमरे में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, उसे हम रखेंगे एक अलग कमरे में, जिससे उस व्यक्ति को भी आराम मिले और दूसरों को भी क्या होता है कि उससे संपर्क में न जाने की वजह से दूसरा व्यक्ति को वो रोग जो है कि फैलने की संभावना कम रहती है। ओके, तो हम ऑप्शन क्या दे लेंगे, आराम से क्या दे लेंगे कि अलग कमरे में। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 पे चले कि परिवार नियोजन से लाभ है, क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होगी, या फिर निर्धनता में भी कमी आएगी, जीवन स्तर में सुधार आएगा। ऑप्शन डी क्या, इनमें से सभी। तो आप इसका आंसर आसानी से दे लेंगे क्या कि इनमें से सभी हो जाएगा कि ये परिवार नियोजन में लाभ में ये सभी है। व्यक्ति में रोजगार में वृद्धि आएगी,
वहीं पे क्या है कि व्यक्ति जब परिवार में संख्या कम रहेगी तो क्या होगा कि वहां पे निर्धनता की कमी आएगी, वहां व्यक्ति क्या है अच्छे से उनको सब चीजों की उपलब्धता रहेगी। वहीं पे बात करें जीवन स्तर क्या हो जाएगा, सुधार आएगा, उसका जीवन, उस व्यक्ति के परिवार का जीवन स्तर क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। ओके, तो आप आंसर क्या दे लेंगे इसका, डी। चलिए 24 पे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव व्यवहार सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है। क्या नमस्ते करना, या फिर धार्मिक अनुष्ठान, स्कूल की प्रार्थना में भाग लेना, या फिर हड़ताल करना। तो सामाजिक जो है कि मानव व्यवहार में जो है ये हड़ताल करना क्या हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। वहीं पर बात करें नमस्ते करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, ठीक, और या फिर स्कूल की प्रार्थना में भाग लेना, ये सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत क्या होते हैं, सामाजिक व्यवहार सामाजिक नियंत्रण में शामिल है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर चले हम 25 पे कि पार्सन्स द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बताई गई युक्तियों में कौन शामिल नहीं है। स्वीकारात्मक क्रियाविधि, निषेधात्मक क्रियाविधि, प्रत्यक्ष क्रियाविधि, या फिर चिकित्सात्मक क्या क्रियाविधि। तो आप इसका आंसर आराम से क्या दे लेंगे कि पार्सन्स द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बताई गई युक्तियों में क्या शामिल नहीं है। तो जो प्रत्यक्ष क्रियाविधि है ना, ये जो है कि इनके द्वारा सुझाए द्वारा सामाजिक नियंत्रण में बताई गई युक्तियों में शामिल नहीं है। ओके, चलिए अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 पे कि दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है। सामाजिक नियंत्रण की उक्त परिभाषा किसने दी है। दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है। सामाजिक नियंत्रण की उक्त परिभाषा किसने दिया है। तो आप अगर ऑप्शन देखें तो लैंडिस, चार्ल्स कूले, या फिर के यंग, या ऑर्गन एम एवं निम्काफ। तो आप इसका आंसर जो है कि डी देंगे। देखिए कुछ चीजें जो है ना, हमें सिर्फ क्या होता है, जैसे कि इन लोगों को जो परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं को हम लोग को याद करना पड़ता है, उसमें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उसको हमें क्या करना पड़ता है, रट्टा करना पड़ता है, और वही हमारे लिए अच्छा होता है। ओके, तो आप लोग जो है कि कुछ चीजों को है कि उसे रट डालिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चले कि एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में, ओके, एक राज्य जो है कि दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, या फिर अनुच्छेद 345, या फिर अनुच्छेद 346। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 346। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 पे चले कि बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिक उद्योग के विकास के कारण भारत में निम्न में से किस प्रकार के परिवार का उदय हो रहा है। तो दो नगरीय परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, या विस्तृत परिवार। तो देखिए ये जो औद्योगिकीकरण हुआ, जो विकास, ये सब के कारण क्या है, ये सब के कारण क्या हो रहा है कि एकल परिवार का जो है कि निर्माण हो रहा है। यहाँ क्या हो जा रहा है, व्यक्ति जहाँ जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई है अपना कहीं व्यवसाय कर रहा है, या फिर वहाँ बिजनेस कर, नौकरी कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वहीं पे वो जाता है, वहीं पे उसको जो है कि अपना शादी विवाह कर ले रहा है, वहीं पे वो अपना एकल परिवार बसा ले रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 29 पे चले कि अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है। ओके, समझा जाता है। और क्या है कि कारण अगर देखें कि भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। आप इसका आंसर क्या देंगे, हम डायरेक्ट जो है कि इस पे हम वो बात ना करके, ये बी सी ये वाला बात ना करके हम डायरेक्ट बात करें क्या कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर एक ही सही व्याख्या है। क्या है कि अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जा रहा है। क्यों, भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
30 पे बात करें कि देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है क्या अपनी मित्र पत्नी के बहन से, उच्च जाति की स्त्री से, निम्न जाति की स्त्री से, अपने मित्र भाई की विधवा से। तो देखिए ये जो देवर विवाह होता है इसे क्या कहते हैं, इसे लेवरेट विवाह भी कहते हैं। ओके, इसे लेवरेट विवाह भी कहते हैं, जिसमें जो है कि हाँ, इसे लेवरेट विवाह कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि अपने मृत भाई की विधवा से विवाह क्या कर लेता है, वो कर लेता है। ओके, चलिए क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 पे चले कि संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और प्रतिवंश वंश है, यह किसने कहा था। तो इसका आंसर क्या देंगे आप, ये किसने कहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा कि सीबी मेमोरी। ओके, सीबी मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 पे चले कि लेवरेट विवाह है दिवंत पति के भाई के साथ विवाह, ओके, या फिर ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह या भाई की पुत्री के साथ विवाह। अभी हमने आगे वाले क्वेश्चन में आपको बताया है कि लेवरेट विवाह होता क्या है, जो दिग्वंत जो पति होता है जिस स्त्री का, उसके भाई के साथ विवाह कर लेना ही वो लेवरेट विवाह कहलाता है। वहीं पे अगर कोई पुरुष, अगर वो उसकी स्त्री मर जाती है तो वो पुरुष जो है अगर उस स्त्री के बहन से विवाह करता है तो उस विवाह को क्या कहेंगे, उस विवाह को कहेंगे सेरेरोट विवाह। सेरेरोट विवाह। ओके, उस विवाह को कहेंगे सेरेरोट विवाह। ओके, चलिए अब हम बात करें, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दिग्वंत पति के भाई के साथ विवाह क्या कहलाता है, लेवरेट विवाह कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये लेवरेट विवाह कहलाएगा। ओके, चलिए 33 पे बात करें कि औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में, औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो जो औद्योगिक जो है ये किस वर्ष में पारित किया गया था, तो 1936, 1947, 1948 या 1958। तो देखिए जो औद्योगिक विवाद अधिनियम जो था ना, ये किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1947 में। ओके, किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1947 में जो है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम को पारित किया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 34 पे चले कि प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह या प्रजापत्य विवाह। तो देखिए जो प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है उसे कहते हैं गंधर्व विवाह। ओके, गंधर्व विवाह कहते हैं। वहीं पे अगर ब्रह्म विवाह की बात करें ना तो ये अच्छा माना जाता है। दैव विवाह क्या होता है, दैव विवाह में जो पिता होता है वो जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित होते हैं, पुरोहित को क्या करते हैं, पुरोहित को कन्या को क्या कर देते हैं, कन्या दान में दे देते हैं। ओके, वहीं पर प्रजापत्य विवाह की बात करें तो इसमें जो पिता होता है वो कन्या और वर को जो है कि आशीर्वाद देकर ये विवाह होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रह्म विवाह होता है ना, ये अच्छा माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें 35 पे कि परिवार की सफलता की कुंजी है क्या, सफल दाम्पत्य समायोजन, आर्थिक विकास, परिवार की वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए परिवार की सफलता की कुंजी जो है ना, ये क्या है कि सफल दाम्पत्य समायोजन। अगर परिवार में पति पत्नी के बीच में अगर अच्छे से समायोजन है तो वो परिवार क्या होगा, वो परिवार कुशल, वो क्या होगा, वो सफल परिवार कहलाएगा। ठीक, उसमें क्या होगा, पति पत्नी के बीच में आपसी तालमेल अगर अच्छा है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो सफल दाम्पत्य परिवार कहलाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन ए। ओके, और वो कहीं ना कहीं क्या है, परिवार की सफलता का कुंजी होता है।
सफल दाम्पत्य क्या है कि परिवार की सफलता का कुंजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलें कि भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर इनमें से सभी। तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे कि जो भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है ना वो क्या है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय और फिर क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यानी उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएंगे आंसर। ओके 37 पे बात करें कि सामाजिकरण आरंभ होता है किससे, घर से, पड़ोस से, विद्यालय से या फिर कॉलेज से। तो सामाजिकरण की बात करें तो देखिए बच्चा क्या होता है कि अपने परिवार घर में से ही उसकी क्या हो जाती है, उसकी सामाजिकरण जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है। कहाँ से कि परिवार से ही बच्चे का क्या हो जाता है कि सामाजिकीकरण प्रारंभ हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी एक तरीका से कहें तो बालक का प्रथम पाठशाला क्या होता है, परिवार, उसका घर होता है। ओके आंसर 37 का ए हो जाएगा। ये परिवार क्या होता है, परिवार ही बच्चे का क्या होता है, प्रथम पाठशाला होता है। पाठशाला होता है। ओके चलिए परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है जब बच्चे घर छोड़ देते हैं, जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं, जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे या फिर क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। परिवार को देखिए परिवार जो होता है ना, परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति तब मिलती है जब बच्चा क्या हो जाता है, बच्चा स्थापित हो जाता है, बच्चा क्या कर लगता है, वो खुद जो है कि कमाने लगता है। और जब बच्चा घर से बाहर जाता है और खुद कमाने लगता है तो उस अवस्था में क्या हो जाता है, परिवार को वित्तीय जो है कि वित्तीय जिम्मेदार से मुक्ति मिल जाती है। ओके हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। ओके चलिए 39 पे बात करें कि RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है। तो देखिए मलेरिया रोधी दवा है या फिर रेबीज रोधी दवा या डेंगू रोधी दवा या मधुमेह रोधी। तो देखिए जो RMAB दवा जो है ना ये रेबीज रोधी दवा है। ओके और ये क्या है कि ये जो है कि जल्दी भारत में लॉन्च होने वाली है। ओके और अगर थोड़ा सा हम बात करें क्या कि रेबीज के बारे में, तो रेबीज क्या है आप लोग बताएंगे क्या, रेबीज को क्या अगर हम बात करें तो रेबीज जीवाणु जनित है या विषाणु जनित, आप रेबीज को बताएंगे क्या कि रेबीज क्या है, ये विषाणु जनित है। ओके विषाणु जनित रोग होता है जो कि पागल कुत्ते के काटने से होता है। ओके उसके जो लार में जो एक प्रकार का विष पाया जाता है उसी की वजह से। ओके चलिए 40 पे बात करें कि सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है, पर्यावरणीय कारक, अनुवांशिक उत्परिवर्तन, अनुवांशिक संशोधन या फिर ट्रांसमिशन। तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे, आप इसका आंसर दे लेंगे कि जो ट्रांसमिशन है ना ये क्या है कि कैंसर का कारण नहीं है। ओके चलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को इसलिए करते हैं कि कुछ चीजें हैं कि आप लोग को पता रहता है, कुछ चीजें होती है जो हमें रट्टा करना रहता है और चीजों को ज्यादा देर तक खींच कर ले जाना, ये सब चीजें आपका भी टाइम बर्बाद होगा। तो हमारे पास टाइम जो है कि कीमती होता है, उसे हम कम में अच्छे से पढ़ ले, क्वेश्चनों को हम कलेक्ट करें, ये हमारे लिए मायने रखता है। ओके चलिए 41 पे बात करें कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे फीवर होता है। 41 का देखें तो क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ओजोन या फिर विशिष्ट कणमय पदार्थ या परागण कण। तो इसका आंसर आप दे लेंगे क्या, इसका आंसर दे लेंगे ऑप्शन डी परागण कण। चलिए 42 पे बात करें कि वी पेरेटो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को लोमड़ी और शेर के वृत्तांत के आधार पर वर्णित किया। लोमड़ी और शेर के सिद्धांत अगर देखें तो किसका है, अगर पूछे तो आप क्या दे लेंगे कि बी पेरेटो महोदय का है। किसका है, किसने दिया है ये सिद्धांत,
तो बी पेरिटोनियन। वृत्तांत के आधार पर वर्णित किया है इनका संबंध सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से है। इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन मिले, एक क्या कि लोमड़ी और शेर के वृत्तांत के आधार पर चक्रीय सिद्धांत इन्होंने दिया है। क्या है कि किस सिद्धांत से है, तो संबंध सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से है। किससे है, चक्रीय सिद्धांत से। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 43 की बात करें कि संघर्ष में उन सभी गतिविधियों का समावेश होता है जिनके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे का विरोध करते हैं। उपयुक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है। अगर ऑप्शन देखें मिट, डीपी मुखर्जी, मैकाइवर एवं पेज एवं रॉबर्ट रेडफील्ड, तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे, इसका आंसर दे लेंगे कि मैकाइवर एवं पेज। चलिए 44 पे चले कि गरीबी के प्रमुख कारण हैं क्या, जनसंख्या का दबाव, निम्न पूंजी का निर्माण, मांग का अभाव या उपयुक्त सभी। तो आप देखिए इसका आंसर क्या दे लेंगे कि देखिए जो गरीबी के प्रमुख कारणों की बात करें ना तो जनसंख्या का दबाव, हाँ कहीं जब जनसंख्या होगी तो क्या होगा, वहां पे जो है कि निम्न पूंजी होगा, वहां पे मांग का अभाव होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा उपयुक्त सभी कारण जो है कि गरीबी के कारणों में शामिल हो जाएगा। ओके चलिए हम क्वेश्चन नंबर चले 45 पे। 45 पे क्या दिया है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, शिक्षा को बढ़ावा देकर या फिर कम जनसंख्या के फायदों को बताकर या फिर बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं द्वारा या फिर उपयुक्त सभी। आप बढ़ती हुई जनसंख्या को किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है, तो शिक्षा को बढ़ावा देकर, व्यक्ति को शिक्षित करके भी हम जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। वहीं पे बात करें कम जनसंख्या के फायदों को बताकर, जब कम जनसंख्या होगी तो मांग भी क्या होगा, कम होगा, व्यक्ति में निर्धनता कम होगी। ओके, और बेहतर स्वास्थ्य संबंधी, अगर कम जनसंख्या होगी तो व्यक्ति को सबको समान रूप से क्या होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 46 में चले कि नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी, फरवरी 2002, फरवरी 2000 या मार्च 2002 या फिर मई 2000। तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे, इसका आंसर दे लेंगे क्या कि फरवरी, कब, 15 फरवरी। ओके 15 फरवरी 2000। ओके क्या हुआ था, 15 फरवरी 2000 को नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। ओके चलिए 47 पे चले कि जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ असत्य कथन छाटिए। इसका लक्ष्य, अगर ऑप्शन देखें कि इसका लक्ष्य संस्थागत प्रसव की दर को बढ़ाना, इस योजना में नगद सहायता का प्रावधान है, इसका लक्ष्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना, या इस योजना में केंद्र राज्य भागीदारी 60 से 40 की है। क्या इसका आंसर गलत कौन सा है, आप इसका आंसर क्या देंगे कि ये योजना में जो है कि केंद्र और राज्य की भागीदारी जो 60 से 70 की है, ये गलत है। इसमें क्या है कि ये योजना क्या है कि 100% क्या है, ये केंद्र आधारित है। ये क्या है, ये केंद्र पे आधारित है। ये क्या है कि इसमें राज्य का कोई भागीदारी नहीं है। चलिए आइए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 पे कि कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन ई। जब आंखों की बात करें तो हमें क्या होना चाहिए पता कि जो विटामिन ए होता है ये हमारे आंखों के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 पे बात करें कि भूमिका की पहचान से मौलिक रूप से संबंध विकास तथा उन्नति की अवस्था है, मौखिक अवस्था, जननांगी अवस्था या फिर मातृत्व अवस्था या अव्यक्तता अवस्था। तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे, आप इसका आंसर दे लेंगे क्या कि जननांगी अवस्था। ओके चलिए 50 पे बात करें कि प्रिलेक्सिया वाले एक गर्भवती रोगी को मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है। मैग्नीशियम सल्फेट विषाक्तता की संभावना में तैयार रहने के लिए नर्स को बिस्तर के पास क्या रखना चाहिए, नैलाइन या फिर ऑक्सीजन या सक्शन उपकरण या कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो देखिए
इस अवस्था में जो महिला के बिस्तर के पास जो है ना, एक नर्स को क्या रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट रखना चाहिए। ओके, 50 में क्या करेंगे आप, 50 में कैल्शियम ग्लूकोनेट। ओके, चलिए बात करें हम 51 पे कि वीर्य में जीवित शुक्राणुओं का अनुपस्थिति होना कहलाता है एजुस्पेर्मिया या टेट्राजुस्पर्मिया या ओलिगोजुस्पर्मिया या फिर ओलिगोस्पर्मिया। तो क्या कहलाएगा, जो वीर्य में जीवाणु शुक्राणु का अनुपस्थित होना कहलाएगा एजुस्पेर्मिया। ओके, आप आंसर क्या दे लेंगे, 51 का ऑप्शन ए। ओके, चलिए आप चलिए हम क्वेश्चन नंबर 52 पे कि 52 पे क्या है, मां में नर्स द्वारा किस जोखिम की निगरानी की जानी चाहिए जिसने अभी अभी प्लेसेंटा प्रीवा के साथ गर्भावस्था के बाद नवजात शिशु को जन्म दिया है। तो ऑप्शन देखें, क्या संक्रमण, क्रोनिक हाइपरटेंशन, छोटी नसों में रक्त के छोटे छोटे थक्के बनना या हेमोरेज। तो आंसर आप इसका क्या दे लेंगे, देंगे क्या, ऑप्शन डी। ओके, चलिए 53 पे बात करें कि अंतिम को सर्वप्रथम रखना जन केंद्रित विकास का मार्गदर्शी दर्शन है, यह किसने प्रतिपादित किया है, पॉल लिंस, एवरेस्ट डार्जर्स या स्पेंसर हैज या फिर रॉबर्ट चेम्बर्स। तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे, इसका आंसर दे लेंगे रॉबर्ट चेम्बर्स। ओके, चलिए 54 पे बात करें कि वो सिद्धांत जो अनुकृति अथवा प्रेक्षण ज्ञान पर बल देता है कहलाता है मनोसामाजिक सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो आप इसका क्या दे लेंगे, क्या कि वो सिद्धांत जो अनुकृति अथवा प्रेक्षण ज्ञान पर बल देता है ना, वो सिद्धांत क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सामाजिक सीख सिद्धांत कहलाएगा। ओके, वो क्या कहलाएगा, सामाजिक सीख सिद्धांत कहलाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 55 पे बात करें कि विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया है, हॉर्लॉक, गैसिल, हैविंग, हर्स्ट या पावलोव ने। तो देखिए जो विकासात्मक कार्य की बात करें ना, तो विकासात्मक कार्य का जो सिद्धांत है, प्रत्यय है, ये किसने दिया है, ये हॉर्लॉक ने दिया है। किसने, हॉर्लॉक महोदय ने। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर चलें। अब क्वेश्चन नंबर क्या है कि ये विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने, हाँ ये विकासात्मक कार्य की बात कर रहा है सॉरी स्टूडेंट, ये क्या है कि विकासात्मक कार्य का प्रत्यय जो है ना हैविंग हर्स्ट महोदय ने दिया है। किसने दिया है, हैविंग हर्स्ट महोदय ने जो है कि विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है। हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। ओके, चलिए 56 पे चले कि 56 पे क्या है कि संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है, मतलब एक व्यक्ति जो कि समाज के लिए एक उसकी हाइट, उसको पर्सनालिटी की बात करें तो किस प्रकार का होना चाहिए, क्या 20 से 50, 20 से 39 या 25 से 55 या 25 से 60। तो जो संदर्भित आयु कहा जाता है कि जो हमारे समाज में वो व्यक्ति काम करने लायक है, उसके लिए जो है कि हम जो है कि एक आदर्श जो है कि संदर्भ व्यक्ति माना जाएगा, वो क्या होगा 20 से 39। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, ये 20 से 39 आरडीए 2010 के अनुसार है। ओके, ये आरडीए क्या है, ये आरडीए 2010 के अनुसार है। लेकिन अभी जो आरडीए आया है उस आरडीए के अनुसार 2020 के अनुसार जो है ये जो संदर्भ व्यक्ति की आयु है ना, ये क्या है 19 से क्या है अब 39 हो गया है। ओके, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये संदर्भ व्यक्ति की आयु की बात किया है यहाँ 2020, यहाँ इसमें क्या है कि हमारा ये 90 से 39 नहीं दिया है, पहली बात। और दूसरी बात क्या कि इसमें कोई ईयर नहीं पूछा है कि 2010 के अनुसार या 2020 के अनुसार, और इसमें ये 2010 के अनुसार था 20 से 39। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 57 पे बात करें कि जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से क्या होता है, उसकी श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है या फिर रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है या निर्देशित होता है कि वह भूखा है या फिर निर्देशित होता है कि वो दर्द में है। तो देखिए जब बच्चे जन्म लेता है, अगर उस समय
बच्चा नहीं रोता है तो क्या होता है, वो बच्चे को सामान्य बच्चा नहीं माना जाता है, वो बच्चे में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से वो बच्चा नहीं रोता है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पीठ पे थपथपा के क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको रुलाने की कोशिश करते हैं, उसको मारते हैं पीठ पे। ओके, और जब बच्चा रोता है तो क्या होता है, उसकी श्वास जो होती है ना, श्वसन क्रिया क्या हो जाती है, आरंभ हो जाती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे बात करें कि फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा देश के कितने राज्यों में आवश्यक, देश के कितने राज्यों में आवश्यक जो है कि कहाँ गया, कितने राज्यों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ओके, अगर ऑप्शन देखें 16, 17, 18 या 19, तो देखिए 18 राज्यों में जो है ना, ये जो है कि फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वो किया जा रहा है। ओके, इंडिया देश के क्या है कि इंडिया द्वारा देश के कितने राज्यों में कितने राज्यों में आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही है, तो 18 राज्यों में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे, कितने राज्यों में, तो 18 राज्यों में। चलिए 59 पे बात करें कि सिरके में होता है क्या, सिट्रिक एसिड होता है या फिर लैक्टिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या एसिटिक अम्ल होता है। तो सिरके में जो होता है वो क्या होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो होता है क्या होता है, ये परीक्षण का कार्य करता है। सिरके को, अचार को, ये सब चीजों में क्या होता है, वो परीक्षण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये परिरक्षण के रूप में क्या किया जाता है, इसको प्रयोग किया जाता है। 60 पे चले, दूध का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु क्या है, दूध का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु क्या है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, 6.6 या 5.6 या फिर 4.6 या 5.2। तो दूध का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो होता है 4.6। ओके, चलिए 61 पे बात करें कि किस उम्र में बच्चे का आरंभिक वजन दुगुना हो जाता है। तो बच्चा जब जन्म लेता है और जब वो 6 माह का होता है, क्या होता है, जब बच्चा जो होता है 6 माह का होगा तो अपने वजन का दुगुना हो जाएगा। लेकिन वहीं पे बच्चा जब 12 माह का होगा तो अपने वजन का क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 12 माह में कितना, 3 गुना हो जाएगा बच्चा। ओके, और 6 माह में बच्चा क्या होगा, 2 गुना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ए, बी। ओके, हमारा आंसर क्या होगा, बी, यानी 6 माह में बच्चा आरंभिक वजन का दुगुना हो जाएगा। ओके, ये 12 माह हमने क्या कहा, 3 गुना की बात कहा है। 62 पे बात करें कि अनाज का एक एक्सचेंज देता है 100 कैलोरी, 70 कैलोरी, 50 कैलोरी या फिर 40 कैलोरी। तो अनाज का जो एक एक्सचेंज जो है ना, वो कितना कैलोरी देता है, वो देता है आपका 50 कैलोरी। ओके, चलिए 60 हम बात करें 62 पे, 63 पे बात करें। ओके, चलिए चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है क्या, एंथोजेनिथिन, बिटालिस या लाइकोपिन या क्लोरोफिल। तो 63 का आंसर आप क्या दे लेंगे कि जो चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बिटालिस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे बात करें कि निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन डैश मिलाकर पुनः बनाया जाता है क्या, ठंडा जल, गर्म जल, गुनगुना जल या फिर अत्यंत गर्म जल। तो देखिए जो निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन जो बनाया जाता है ना, वो क्या किया जाता है, वो गुनगुना जल, क्या किया जाता है, वो गुनगुना जल मिलाकर जो होता है कि बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 65 पर। कच्चा माल या संसाधित माल पाते ही उसका उपयोग किए जाने की पद्धति है। कच्चा माल या संसाधित माल पाते ही उसका उपयोग किए जाने की पद्धति है क्या, FFI या फिर FIF या फिर
FIFO या FOFI। तो देखिए इसका आंसर क्या देंगे आप, इसका आंसर आप दे लेंगे, इसका आंसर आप दे लेंगे ऑप्शन सी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होगा इसका फुल फॉर्म, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए क्वेश्चन नंबर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। ओके, ये आइटम को सबसे पहले क्या किया जाता है, जो बोझे है, जो कच्चा माल है, उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले इंटर किया जाता है इसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें 65 की, कि एक बालक क्या होगा, सावधान होगा जब वो डैश समझेगा, क्या जानवरों से खतरा समझेगा, या फिर बच्चा क्या खेलेगा, या फिर चित्रकारी या दुआ सपना। तो बच्चा सावधान कब होगा, तो हमें थोड़ा सा भी हम अपना जो है क्या टाइम जो है कि हम बाकी चीजों पढ़ लेते हैं, लेकिन हम अपना आंसर क्या दे लेंगे, तुरंत क्या दे लेंगे कि जानवरों का खतरा समझेगा। तो बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा सावधान हो जाएगा तुरंत कि उसे जानवर से बचाव अपना कैसे करना है, या तो वो भागेगा, ठीक, या तो फिर उस जानवर से सामना करने के लिए तत्पर रहेगा। तो बालक सावधान हो जाएगा क्या, जानवरों का खतरा देखकर। 67 की बात करें कि दूध को पाश्चीकरण किया जाता है क्यों, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, या फिर क्रीम निकालने के लिए, या खमीर उत्पन्न कर खमीर खत्म करने के लिए, या फिर विटामिन को बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर आप आसानी से दे लेंगे क्या, कि दूध को जो है ना, दूध को पाश्चीकरण क्यों किया जाता है। तो दूध को पाश्चीकरण किया जाता है कि उसमें सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु को मारने तथा क्या दूध को हम लंबे समय के लिए क्या करते हैं, रखने के लिए दूध का क्या करते हैं, हम पाश्चीकरण करते हैं। ओके, 68 पे चले कि निम्न में से कौन सा खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, या फिर सोडियम एसीटेट। तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे कि सोडियम बेंजोएट का जो प्रयोग होता है खाद्य पदार्थ को संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। किसको, तो सोडियम बेंजोएट को जो है कि प्रयोग किया जाता है। 69 पे बात करें कि शल्य क्रियात्मक प्रसव के लिए मां को दी गई स्थिति है कमर के नीचे तकिए के साथ सुपाइन स्थिति, या फिर अर्ध फॉलर स्थिति, या पेट के बल, या पार्श्व की स्थिति। तो देखिए जो शल्य क्रियात्मक प्रसव के समय ना, जो गर्भवती स्त्री होती है, जो स्त्री होती है, उसको जो क्रिया शल्य क्रिया के समय जो दिया जाता है, वो कमर के नीचे क्या किया जाता है, तकिया के साथ सुपाइन स्थिति होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे चले कि एंडोमेट्रियम्स की असामान्य जगह है, ओवेरी, पाउच ऑफ डगल्स, हिस्टेरेक्टोमी के बाद बनने वाला उदरीय सकार, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जो एंडोमेट्रियोसिस की सामान्य जगह होती है वो क्या होती है, पाउच ऑफ डगल्स। ओके, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 70 का आंसर क्या हो देंगे आप आराम से इसको, पाउच ऑफ डगल्स। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 71 पे चले कि क्या दिया है कि सूची 1 में दिए गए विकार बीमारी को सूची 2 से संबंधित समस्या से सुमेलित करें। एमनेशिया क्या है, एमनेशिया आमतौर व्यग्र, एनोरेक्सिया नर्वोसा, डिस्फेजिया, न्यूरोसिस, या ADHD। तो देखिए जो एमनेशिया होता है ना, ये क्या होता है, ये स्मृति हानि से संबंधित होता है। क्या होता है, स्मृति हानि से संबंधित होता है। वहीं पे एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है ना, ये स्वयं भूखे रहने से संबंधित है। जो ये विशेष करके कब देखने को मिलता है, ये टीन एज में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है, ये टीन एज में देखने को मिलता है कि बच्चे क्या होते हैं, अपने फिगर को लेके बहुत जो है कि चिंतित रहते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि हम ज्यादा खा लेंगे, हम मोटे हो जाएंगे, हम अच्छे नहीं लगेंगे। इस अवस्था में क्या करते हैं, वो अपने आप को खाना खाते हैं, और या तो फिर खाएंगे तो उल्टी करेंगे, या फिर वो खाना ही नहीं खाएंगे। तो ये क्या जाएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है ये स्वयं भूखे रहने से संबंधित है। फिर डिस्फेजिया की बात करें तो डिस्फेजिया क्या होता है, आमतौर पे क्या होता है, व्यग्र है। फिर न्यूरोसिस की बात करें तो न्यूरोसिस क्या हो जाएगा, भाषा की विच्छत्ति कहलाएगा। ओके, और हम बात करें क्या ADHD की बात करें तो ये क्या है, ये हाइपर एक्टिविटी होगा।
ये क्या हो जाएगा, हाइपर एक्टिविटीज हो जाएगा। हमारा आंसर किससे मिल रहा है, एमनोशिया की बात करें तो ए का एफ, हमारा F3 में है। देखिए फिर एनोरेक्सिया नर्वसा यानी स्वयं को भूखे रखना, ई, ठीक, हमारा इसमें भी है और क्या है, इसमें भी है। फिर डिस्फेजिया, डिस्फेजिया क्या है कि आमतौर पर डिस्फेजिया क्या हो जाएगा आपका, डी, यानी ए यहाँ पे है, हमारा आंसर हो जाएगा ये सी। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से 71 का जो है कि ऑप्शन सी सही हो जाए, बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये गलत है, सॉरी स्टूडेंट। हम आपको फिर से थोड़ा सा इसको बता दे रहे हैं, हमको लगा ये थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। देखिए जो एनोरेक्सिया होता है ये क्या होता है, स्मृति की हानि से संबंधित है। वहीं पे बात करें एनोरेक्सिया नर्वसा की कि क्या है, स्वयं भूखे से संबंधित है। वहीं पे बात करें डिस्फेजिया की तो ये क्या होता है, ये होता है आपका भाषा विपक्षित से होता है, ये भाषा विच्छत्ति से होता है। और अगर बात करें न्यूरोसिस तो ये आमतौर पर व्यग्र होता है। और ये क्या हो जाएगा, ये ADHD की बात करें तो ये हो जाएगा हाइपर एक्टिविटी से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 72 पे। निम्न में से कौन सा मानव मिति पोषण स्तर निर्धारित की विधि नहीं है। मानव मिति एक व्यक्ति के लिए जो है कि वो स्वस्थ है कि नहीं है, हम जो उसकी परीक्षण करते हैं वो क्या है, MUAC या फिर रक्तचाप या लंबाई या कमर की परिधि। तो देखिए MUC, लंबाई और ये कमर की परिधि ये क्या है, ये पोषण स्तर निर्धारित करने की एक विधि है। लेकिन वहीं पर रक्तचाप की बात करें ना तो ये रक्तचाप जो होता है ना, ये पोषण को मानव मिति पोषण निर्धारित करने की, स्तर को निर्धारण करने की ये विधि नहीं होती है। हम व्यक्ति के क्या करते हैं, उसकी लंबाई, MUC और उसकी कमर की परिधि उसको भी नाप कर हम क्या कर सकते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है, वो मोटापे से ग्रसित है या नहीं है, या वो कुपोषित है या सुपोषित है, आदि चीजों की हम जानकारी करते हैं। 73 पे चले कि शीघ्र सेवा रेस्तरां अपने मेन्यू की पौष्टिकता इस पर बताते हैं। क्या मेन्यू कार्ड पे वो बताते हैं या फिर वो प्रदर्शन बोर्ड पे बताते हैं या वेबसाइट पे या फिर ईमेल पे। तो देखिए जो ये शीघ्र सेवा रेस्तरां अपने मेन्यू जो होता है ना, ये क्या करते हैं, ये अपना जो है कि जो ये बताते हैं किस पे, तो ये बताते हैं किस पे, ये बताते हैं वेबसाइट पे बताते हैं। वे वेबसाइट पे अपनी सारी जानकारियों को प्रदर्शित कर देते हैं और व्यक्ति क्या करता है, वो वेबसाइट खोलता है और उस पर जहाँ से संबंधित जो भी चीजें हैं, आवश्यकताएं, जानकारियां हैं, वो उसको क्या कर लेता है, वो प्राप्त कर लेता है। और वहाँ के जो है कि रेस्टोरेंट में क्या क्या चीजें उपलब्ध है, आदि चीजों का नॉलेज उसको यहीं से हो जाता है। चलिए, चेचक का टीका निम्न में से किसने खोजा, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर या फिर जॉन शॉल्क, किसने खोजा। तो जो चेचक का टीका है ना, ये किसने खोजा, तो इसे खोजा किसने, एडवर्ड जेनर महोदय ने। 75 पे बात करें कि डायपर चकत्ता के संक्रमण होने का क्या कारण क्या है, ईस्ट संक्रमण, वायरस संक्रमण या फिर हेलमिंथ या प्रोटोजोअल संक्रमण। तो जो डायपर चकत्ता के होने के जो कारण होते हैं ना, वो ईस्ट संक्रमण के कारण होते हैं। क्या होते हैं, ईस्ट संक्रमण के कारण होते हैं। चलिए बात करें भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं, कोरियन, नाभि रज्जु, गर्भनाल या एमनियोल। आप इसका आंसर क्या बताएंगे, जो भ्रूण होता है, भ्रूण के आंतरिक परत को क्या कहते हैं। आप बताएंगे कि जो आंतरिक परत होता है ना, उसे बोलते हैं एमनियोन। ओके, ये क्या होता है, आंतरिक परत होता है। वहीं पे बात करें कोरियन की तो क्या होता है, ये बाह्य परत होता है। ये भ्रूण का कोरियन जो होता है बाह्य परत होता है। और वहीं पे एमनियोल की बात करें तो भ्रूण का क्या होता है, ये होता है आंतरिक परत। ओके, चलिए हम बात करें अब क्या है कि 77 पे कि भ्रूणावस्था रहती है, कब से रहती है, गर्भधारण से 2 सप्ताह या 2 सप्ताह से 8 सप्ताह या
8 सप्ताह से 24 सप्ताह या 8 सप्ताह से जन्म तक। तो देखिए जो भ्रूणावस्था, जो गर्भावस्था होता है, उसको हम लोग 3 भागों में पहले भी बात कर चुके हैं, जाइगोट की अवस्था, भ्रूणावस्था और फीटस की अवस्था। कितना हमने बात तो किया है कि जाइगोट की अवस्था, जाइगोट, फिर हमने क्या किया है भ्रूणा, और फिर क्या कहा है फीटस। ओके, हमने 3 भागों में विभाजित किया है। ये जो जाइगोट की अवस्था होती है, ये गर्भधान से क्या होता है, ये होता है गर्भधान यानी निषेचित अंडाणु से लेकर कब से 15 दिन का होता है, ये 15 दिन का होता है। और वहीं पे भ्रूणा की अवस्था की बात करें तो ये 2 सप्ताह से क्या होता है, 2 सप्ताह से 2 माह तक का होता है। और इसके बाद 2 माह के बाद क्या होता है, माह के बाद हो जाता है आपका 2 माह के बाद क्या हो जाता है, 2 माह से जन्म तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं, हम जन्म तक की अवस्था को फीटस की अवस्था कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, ये 2 सप्ताह से 2 माह यानी 2 सप्ताह से 8 सप्ताह की अवस्था को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भ्रूणा की अवस्था। ओके, आंसर हमारा हो जाएगा 77 का बी। चलिए, डिंब अवस्था है गर्भधान से 2 सप्ताह तक, तीसरे सप्ताह से दूसरे सप्ताह तक, तीसरे माह से प्रारंभ से जन्म तक की या स्त्री का अंडाणु। देखिए अभी हम लोगों ने इस पे पिछले वाले क्वेश्चन पे हमने बात किया था कि हमने बताया कि गर्भधारण को हमने 3 भागों में विभाजित किया। 3 भागों में विभाजित किया, क्या डिंबावस्था, जाइगोट अवस्था, ठीक, या उसी प्रकार सेकंड अवस्था को हमने क्या बोला, एम्ब्रॉय स्टेज या फिर भ्रूणा अवस्था, और तीसरा अवस्था क्या होता है, फीटस की अवस्था। और इसने पूछा है कि डिंबा अवस्था यानी जाइगोट की अवस्था की बात कर रहा है। ओके, जो गर्भधान से क्या होता है 2 सप्ताह की अवस्था होती है। ओके, गर्भधान से 2 सप्ताह की अवस्था को हम कहते हैं डिंबा की अवस्था। 78 का आंसर आप क्या दे लेंगे, 78 का आंसर आप दे लेंगे क्या कि गर्भधारण से 2 सप्ताह तक। ओके, चलिए 79 पे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है। स्त्री प्रजनन अंग, ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन, डिंब ग्रंथि या गर्भाशय या डिंबवानी। तो देखिए स्त्री प्रजनन अंग की बात कर रहा है तो ये डिंब ग्रंथि, गर्भाशय और डिंबवानी ये क्या है, ये स्त्री क्या है, ये स्त्री के प्रजनन अंग है। लेकिन वहीं पे प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो ये क्या होता है, ये हार्मोन होता है। ठीक, ये एक स्त्री का हार्मोन होता है, ये इससे संबंधित नहीं है, ये हार्मोन है और ये सभी क्या है, ये सभी प्रजनन अंग है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 80 पे बात करें कि प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। कब कब उसे जो है कि एक गर्भवती स्त्री को परीक्षण अपना करवाना चाहिए, तो हम ऑप्शन देखें तो आपके आंसर क्या देंगे इसका, क्या प्रति सप्ताह करवाना चाहिए या फिर क्या माह में 2 बार या माह में 1 बार या माह में 3 बार। तो देखिए कोई भी स्त्री अगर गर्भवती है तो उसे अगर अपने बच्चे का और खुद का स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखना है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, उसे माह में 1 बार जो है कि उसे माह में 1 बार स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना बच्चे का अपना जो है कि परीक्षण करवाना चाहिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी माह में 1 बार। चलिए 81 पे बात करें कि बेरेथिक रात स्पाइरोमीटर नापने का एक यंत्र है, क्या एचडीए को नापने का या फिर बीएमआई को नापने का या बीएमआर को नापने का या फिर एमएमआर को नापने का। तो 81 का आंसर आप क्या दे लेंगे कि जो बेनेडिक्ट रात स्पाइरोमीटर जो है ना ये है क्या, ये है क्या है, तो बीएमआर को मापने का एक मीटर है। ओके, चलिए 82 पे बात करें, कैलोरी इकाई है, बीएमआर है या फिर बीएमआई है या फिर गर्माहट है या फिर तापक्रम है। तो जो कैलोरी इकाई होता है ये क्या होता है, हमारा आंसर में क्या दिया है कि गर्माहट। ओके, गर्माहट होता है। 83 पे बात करें कि एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है इसमें से किसकी विफलता का कारण है, फेफड़े, किडनी, लीवर या फिर मस्तिष्क। तो जो एसिटामिनोफेन जो विषाक्तता है ना ये होता है किसकी वजह से, ये होता है लीवर। ओके, ये होता है किसकी वजह से, तो लीवर की वजह से होता है। ओके, चलिए 84 पे चले कि जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम
उपचर्म, वसा और मांसपेशियां होती है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? क्वाशिकर कहेंगे, सूखा रोग कहेंगे, स्कर्वी कहेंगे या फिर बेरी कहेंगे। तो देखिए बच्चों पे जब ना बच्चों के शरीर में अगर बच्चा कुपोषित है तो दो अवस्थाएं देखने को मिलती है। एक तो बच्चा स्वस्थ दिखेगा, तो वो कब स्वस्थ दिखेगा? वो क्वाशिकोर की स्थिति में क्या होगा? बच्चा स्वस्थ दिखेगा, उसमें ओडिमा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब बच्चा में यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है क्वाशिकोर में। लेकिन अगर कार्बोज और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाए तो बच्चा में क्या हो जाता है? बच्चा मैरास्मस की स्थिति में आ जाता है, यानी स्कर्वी। इसमें क्या होगा? प्रोटीन और कैलोरी दोनों की क्या हो जाएगी? कमी हो देखने को मिलेगा। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? उपचर्म, वसा और मांसपेशियां ऐसी स्थिति को देखने को मिलती है। उपचर्म, वसा और मांसपेशियां होती है, ऐसी स्थिति को कहते हैं क्या? ऐसी स्थिति को हम कहेंगे कि स्कर्वी कहेंगे, जिसे हम मैरास्मस के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे बात करें कि उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है किसको? कुपोषण की अवस्था में या फिर मोटापे की अवस्था में देते हैं आप, या उच्च रक्तचाप में या रक्त अल्पता में। तो देखिए, या उच्च प्रोटीन की बात करें, उच्च कार्बोहाइड्रेट की बात करें, उच्च फैट की बात करें, ठीक है। अब जब व्यक्ति कुपोषित होता है ना, कुपोषित की अवस्था में क्या होता है? उसे हम ये सब चीजों की मात्राओं को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है क्या? अगर ऑप्शन देखें, विज्ञान, खाद्य विज्ञान, पथ्य या फिर पोषण, तो इसका आंसर आप आसानी से दे लेंगे क्या? पोषण। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे बात करें। सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया की विधि है सेफ्टी टैंक, कृत स्लज प्रक्रिया या सीवेज फॉर्मिंग या उपयुक्त सभी। 87 का आप आंसर क्या दे लेंगे? 87 का आप आंसर दे लेंगे क्या कि ये जो उपयुक्त सभी है ना, ये सेप्टिक टैंक, कृत स्लज प्रक्रिया या सीवेज फॉर्मिंग, ये सभी क्या हो जाएंगे? सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया विधि है। चलिए 88 पे बात करें। डैश नाम बर्ताव आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारी कहीं ना कहीं एक्टिविटी से संबंधित है। हमारी क्या हो जाएगा? कार्यसूची या फिर जिद या गति या फिर आदत। तो आदत जो ऐसा चीज होता है, क्या होता है कि जो नाम बर्ताव आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो क्या हो जाता है? ये स्वचालित हो जाता है। क्या हो जाता है? तो हमारा आदत जो होता है, इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम 89 पे बात करें कि तैलीय मछलियों के उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। क्या करता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड या फिर ओमेगा 4 फैटी एसिड या फिर ओमेगा 5 फैटी एसिड या फिर ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो देखिए, जो ओमेगा जो होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है ना, ये क्या होता है कि ये जो होता है कि बच्चों में मस्तिष्क के विकास के लिए क्या करता है? ये फायदा होता है। हमारा आंसर हो जाएगा 89 का ए। क्या हो जाएगा? 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें 90 पे कि आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? आहार चिकित्सा होता में जो होता है कि किसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है? जो हम आहार प्लान करते हैं तो किसका होगा? डॉक्टर का, डाइटिशियन का, नर्स का या गृहिणी का। तो देखिए, आहार चिकित्सा में जो होता है ना, ये डाइटिशियन जो होते हैं, इनका जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि व्यक्ति को अपने आहार के द्वारा भी व्यक्ति को अपना उपचार करके उनको ठीक कर सकते हैं। अगर व्यक्ति को क्या करेंगे? उचित पोषण, कब उनको क्या देना है, कितनी मात्रा में देना है, उसके लिए क्या सही है क्या नहीं है, ये सब चीजों का क्या करते हैं? ये सब एक सूची बनाते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 91 पे बात करें कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः आधारित होते हैं किस पे? स्मरण पे या फिर चिंतन शक्ति पे या सृजनात्मकता पे या लेखन कौशल पे। तो देखिए, जो वस्तुनिष्ठ होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो हमारे स्मरण पे आधारित होते हैं। किस पे होते हैं? हम उस चीजों को स्मरण करते हैं। जैसे अभी हम लोग
क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, और एग्जाम में यही चीज उतर के आ गया, तो आप क्या सोचेंगे कि अरे हाँ हमने तो ये किया था, हम मैम ने ये बताया था, ऐसे ऐसे हुआ था, तो आप तुरंत स्मरण करेंगे उसको, और स्मरण करके क्या कर लेंगे, उसको आंसर दे लेंगे। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः आधारित होता है क्या पे, स्मरण पे, हमारी स्मरण शक्ति पे वो क्या होता है, आधारित होता है। चलिए 92 पे बात करें कि सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो ये दर्शाता है कि वो व्यवहार प्रभावित होता है किससे, मॉडलिंग से या प्रबलन रीइंफोर्समेंट से या परिपक्व मैच्योरेशन से या फिर पर्यावरण से। 92 का आप आंसर क्या दे लेंगे, 92 का आप दे लेंगे क्या, ऑप्शन बी यानी प्रबलन से। ओके, प्रबलन से। चलिए हम 93 पे बात करें कि तनाव यह संचार के लिए डैश अवरोध है, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक या फिर भौतिक। आप इसका आंसर क्या दे लेंगे कि तनाव या संचरण के लिए जो होता है ना अवरोध होता है क्या, मनोवैज्ञानिक। 94 की बात करें कि ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है, मसली हुई सब्जी, मसले हुए फल, उबला हुआ अंडा या फिर जल। तो ठोस पूरक आहार की बात कर रहा है ना कि तरल के आहार की, वैसे भी तरल की भी बात करें तभी ये हमारा जो है कि पूरक आहार के रूप में नहीं गिना जाएगा, क्या, जल। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन डी। चलिए 95 पे बात करें कि शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए, कब से हम शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ कर देते हैं। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। पहले तो हम ऑप्शन देखिए क्या, 3 माह की आयु से या फिर 5 माह की आयु से या 4 माह की आयु से या 6 माह की आयु से। तो हमने बताया ना इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं, और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है कि दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए, ठीक। तो दिया जा सकता है अगर माँ क्या है, अगर माँ अगर रोगी है, माँ को जो है कि दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है, या फिर माँ जो है कि कोई वर्क कर रही है, तो इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे को हम 4 माह में भी पूरक आहार दिया जा सकता है, ठीक। लेकिन दिया जाना चाहिए एक अच्छा मतलब शिशु के लिए क्या होता है, 6 माह में अगर शिशु को हम पूरक आहार देते हैं तो अच्छा माना जाता है, ठीक। ये क्या होता है, ये अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर बच्चे को प्रॉब्लम है, माँ को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उस अवस्था में ये दिया जा सकता है। ओके, ये दिया जा सकता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 96 पे बात करें कि प्रभावी संचार की भाषा संबंधी बाधा है। ऑप्शन देखिए अगर कि अनाकार्थी शब्दों का प्रयोग या फिर कठिन शब्दों का प्रयोग या फिर ए और बी दोनों या सरल शब्दों। तो प्रभावी संचार की भाषा संबंधी बाधा की बात कर रहा है, तो अगर हम बात करें तो सरल शब्दों का प्रयोग करके हम क्या संचार में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं। हमें जब संचार प्रक्रिया करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित हो, उसको वो समझ सके। और अनेकार्थिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, नहीं। अगर हम अनेकार्थिक शब्दों का प्रयोग करते हो सकता है सामने वाला उस चीज को ना समझ पाए, तो हमारे लिए और उसके लिए भी ये दोनों चीजें क्या है, ये दिक्कत महसूस कर परेशानी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर कठिन शब्दों का प्रयोग की बात करें तो कठिन शब्दों का भी प्रयोग कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को दुविधा में रख सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों। चलिए हम 97 पे बात करें कि परामर्श का उद्देश्य है क्या, रोगी की समस्याओं को सुनना, रोगी की आवश्यकताओं को पहचानना या फिर मुख्य समस्या पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए जो परामर्श होते हैं ना उनकी ये मेन होता है कि वो रोगी की बातों को, जो व्यक्ति जो है कि समस्या ग्रसित है, हम उसकी बातों को पहले सुनेंगे, उसकी बातों को सुना और फिर रोगी की आवश्यकताओं को, उसकी क्या आवश्यकता है, उसके परामर्श के द्वारा ही हो सकता है कि उसकी आवश्यकताओं को पूरा करके और उसकी समस्या को निदान किया जा सकता है। वहीं पे बात करें कि मुख्य समस्या, उसकी मेन समस्याएं तो उसकी बहुत बताएगा, लेकिन उसकी मेन समस्या है जिसकी वजह से उसकी सारी प्रॉब्लमें जो है कि क्रिएट हो रही हैं, तो उसकी मेन जो समस्या होती है उस पर क्या करेगा परामर्श, क्या करेगा ध्यान देना। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए 98 पे बात करें कि यूनिसेफ के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है, 180, 190 या फिर 180, 190
या 195 या फिर 198? तो देखिए जो यूनिसेफ के सदस्य राष्ट्रों की संख्या की बात करें ना तो ये कितनी है, ये है 190। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर चले 99 पे। 99 पे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.1, 2.2 या 2.3 या 2.4? तो देखिए जो बात करें जो प्रजनन दर की ना तो ये क्या है कि प्रजनन दर कितनी है? 2.2। वहीं पे अगर महिलाओं की बात करें, प्रजनन योग्य महिला की बात करें ना तो ये टोटल कितनी महिलाएं हैं? महिलाओं की बात करें तो ये टोटल है 22%। और जो है कि विश्व की कुल जनसंख्या प्रजनन दर कितनी की बात कर रहा है तो 2.4। ओके, आंसर आप क्या दे लेंगे? ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 यानी हमारा लास्ट क्वेश्चन पे बात करें कि अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब की गई थी? 1856, 1859, 1861 या फिर 1863? तो आंसर क्या आप इसका दे लेंगे? 1863 में जो कि अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना की गई थी। ओके, आंसर क्या देंगे आप? ऑप्शन डी। इस प्रकार हमारा 100 का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट डे अब 14। क्या आप भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कमिशन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कमिशन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट yctbooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और ये ऑर्डर आपका फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ होगा।